हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रासायनिक माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही रिज्यूम करेंगे और यहाँ पर हम अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure. Okay, and the second one is, जो दूसरी हमने पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका नाम था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों हमने पढ़ ली थी, इन दोनों को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था और आई होप कि पूरा को समझ में आ चुका था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज अ लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखिए हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसी के कारण जो वेपर प्रेशर में अगर लोअरिंग हुई है तो उसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट में भी लोअरिंग होती है, ये इसके कहने का मतलब है। अब इसने कहा है वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर किसी सब्सटेंस के लिए क्या होता है वो बताना चाह रहा है। क्या होता है? द सॉलिड फेज इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। तो देखिए एक बात यहाँ समझने का ट्राई करिए। देखिए जब भी हम अगर आइस मतलब सॉलिड, किसी को सॉलिडिफाइड फ्रीज करना है, क्या करना है? फ्रीज करना है। तो लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे हम सॉलिड में। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, यही इसका कहने का सादा सा सिंपल इसका अर्थ है कि ये यही कहना चाह रहा है कि दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड, मतलब इसने अब इसकी डेफिनेशन दी है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equals to its vapor phase in the solid phase। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जब देखिए जब कोई जो जो सॉल्वेंट दे रखा है या सॉल्यूशन दे रखा है वो फ्रीज कब करेगा? तब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए जो कि उसकी सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब जब वो सॉलिड होता है, फ्रीज हो चुका होता है, उस टाइम उसका वेपर प्रेशर अगर जो वैसे वाले लिक्विड का था उसके इक्वल हो जाए तो वो फ्रीज कर जाएगा। सिंपल सा कहने का लॉजिक यही है। तो यही इसने बोला है, इसने सिंपल से वर्डों में बोला है, वर्ड्स में बोला है कि एट विच द टेम्प वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, मतलब वेपर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज का इज इक्वल्स टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। यही मैंने बताया था कि सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ सॉल्यूशन will freeze when its vapor pressure equals to vapor pressure of the pure solid solvent as is clear from figure 2.8। देखिए इसने ये फिगर दे रखी है, ये फिगर है, इस फिगर को समझेंगे ये फिगर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो देखिए ये हो रहा है when a non volatile solid is added to the solvent। देखिए यही हम करते आ रहे हैं कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है ऐड किया जाता है एक सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट जो होता है वो वोलाटाइल होता है, its vapor pressure decreases and now it would becomes equals to that of solid solvent at lower temperature। तो देखिए जब हम
सॉल्यूट मिलाते हैं नॉन वोलाटाइल किसी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उसके सरफेस पर कुछ एरिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं और उतनी वेपर नहीं बन पाती हैं जितनी की बननी चाहिए। तो जब वेपर कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। थर्स उसी वजह से यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो सॉलिड सॉल्वेंट जब सॉलिड बनेगा उस टाइम पे भी वेपर प्रेशर कम ही होगा। तो वो कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, क्योंकि जिस टाइम पर मान लीजिए हमें एक टाइम ऐसा है कि हमें इस टाइम पर सॉलिड होने के साथ वेपर प्रेशर इतना इक्वल हो जाता है कि वो फ्रीज कर जाएगा, लेकिन अब वो वेपर प्रेशर उतना बना ही नहीं। जब वेपर प्रेशर उतना हुआ ही नहीं, वो कम बना है, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर में भी कमी आई है। ठीक है, आइए देखिए इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, इसको एलेबोरेट करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये लिक्विड जो ये वाली जो दे रखी है लाइन, ये वाली लाइन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए दे रखी है। किसके लिए? अगर मैं कर्व बनाऊं, वेपर प्रेशर, इधर वेपर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, इसके बीच में लिक्विड सॉल्वेंट के लिए अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो ये ऐसी लाइन आती है, एक कर्व आता है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन देखिए, ये वाला सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन का थोड़ा कम क्यों है कि उस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर उसका, अगर मान लीजिए मैं इस टेम्परेचर पर देखूं, देखिए उस वाले को नहीं ले रहा मैं, अलग टेम्परेचर ये ले लूं, ये टी है। अगर इस वाले टेम्परेचर पर मैं देखूं जब, तो ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला वेपर प्रेशर होगा और इस सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग ये यहाँ वेपर प्रेशर होगा। ये दो वेपर प्रेशर होंगे, ये मान लूं P2 मान लूं, ये P1। अभी बस ये एज्यूम करना है, ये मानना मतलब ये मैंने यहाँ बोल नहीं दिया कि यहाँ ये P1 P2 होगा, बस एज्यूम करना है। तो यहाँ हमें पता पड़ रहा है ऊपर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो P2 इज द ग्रेटर देन P1। ये है, ये मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो वही उसने बताया कि उसी वजह से ये ग्राफ नीचे है। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम यही ग्राफ देखा था, बस यहाँ जो ये फ्रोजन सॉल्वेंट वाला ग्राफ है ये नहीं था, ये जो फ्रोजन सॉल्वेंट वाला ग्राफ है ये नहीं था। तो यहाँ P2 जो होगा वो ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा, और जब सॉल्यूशन, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो उसका वेपर प्रेशर हो चुका है कम। तो वही उसने बताया कि P1 ये है, कम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये तो मैंने एज्यूम करके बताया था कि ये कम, ऐसा ग्राफ क्यों आया है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ये फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ है। उससे पहले देखिए, अगर मान लीजिए किसी को फ्रोज होना होगा, मतलब फ्रीज होना होगा, तो वो कम टेम्परेचर पर होगा, और लिक्विड यहां तक लिक्विड हाई टेम्परेचर पर था। मान लीजिए ये वाला टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है और इधर की जो रेंज होगी ये कम टेम्परेचर की होगी, तो कम टेम्परेचर पर ही कोई जो सब्सटेंस होगा वो फ्रीज होगा। तो वो उसके लिए ग्राफ दे रखा है। अगर मान लीजिए ये ग्राफ दे रखा है, जब ये वाला ग्राफ, ये वाला फ्रोजन सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट वाला ग्राफ फ्रोजन सॉल्वेंट वाले पे कहीं पे भी टच करेगा तभी सॉल्वेंट हमारा फ्रीज हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं सॉल्यूशन वाला ग्राफ यहां पर टच करता है और सॉल्वेंट वाला ग्राफ यहां टच करता है, तो इस पॉइंट के पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर होगा उस पर सॉल्वेंट फ्रीज होगा, और इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उस पर सॉल्यूशन फ्रीज होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन फ्रीज होगा। तो क्योंकि सॉल्यूशन में तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। तो देखिए इस जो लिक्विड सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो है T0F। क्या है? T0F। और जो सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो दे रखा है टेम्परेचर वो क्या है? TF। ये हमारे दो टेम्परेचर हैं। तो यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है T0F ग्रेटर देन TF है। ठीक है, इससे भी मुझे पता पड़ेगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिप्रेशन में मतलब डिप्रेस हो जाता है, मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ जाती है। अब देखिए आगे ये इसने बोला है, आगे क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। Let the T0F be the freezing point of the pure solvent and TF be the freezing point when non-volatile solute is added to in it. The decrease in freezing point, देखिए अब देखिए अगर उसने T0F तो प्योर का है और TF जो है सॉल्वेंट का है, तो उसने कहा है डिक्रीजमेंट कितना होगा। तो मान लीजिए डेल्टा TF डिक्रीजमेंट होगा, तो ये होगा, पहले कितना था? पहले जो टेम्परेचर था वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, मतलब हमें तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस, ये मतलब डिफरेंस निकालना हो तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दो। तो T0F ग्रेटर है माइनस TF।
ठीक है। तो ये वाला इसने यही दे रखा है कि ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है। जो डेल्टा टी एफ है ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें अब ये कह रहा है सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सेम कहानी चल रही है बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था। सिमिलर एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हम आइडियल सॉल्यूशन की ही बात कर रहे थे, तो आइडियल सॉल्यूशन की यही कहानी होती है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी m, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। जो हमारा टेम्परेचर में वहाँ एलिवेशन आ रहा था, मतलब इंक्रीज जो हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट में, वहाँ जो टेम्परेचर जो डिफरेंस था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी था। मोलैलिटी क्यों था, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो किसके लिए पढ़ रहा हूं मैं, किस पे डिपेंड करती है, वो करती हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये हमें पता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बिल्कुल एलिवेशन, उसने वही बोला सिमिलर टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो यहाँ जो के एफ होगा वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे आता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज हमने पढ़ लिया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये हो गया। और एक और इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी वही रहेगी जो सेम पहले थी, किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ के एफ फॉर द सम कॉमन सॉल्वेंट के लिए वहां हमें एक लिस्ट दे रखी है। देखिए आगे एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट को दिखा देता हूं अभी। तो देखिए ये लिस्ट दे रखी है आगे, ये वाली जो लिस्ट है। तो यहाँ जो के एफ की वैल्यू अलग दे रखी है, और के बी की वैल्यू, देखिए ये के बी की वैल्यू है, ये के एफ की वैल्यू है। ये देखिए पर्टिकुलर अगर एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो वहाँ के बी या के एफ की वैल्यू हमें गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो गिवन नहीं, क्योंकि हम इनको याद नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, ठीक है। तो आइए इनको समझना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने वहीं पे जहां हमने छोड़ा था। तो देखिए अब क्या है, ये कह रहा है इफ W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट हैविंग द मोलर मास एज M2, मतलब सॉल्यूट का जो वेट दे रखा है वो W2 मान लिया है, और मोलर मास उसका M2 मान लिया है, ठीक है। देखिए हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया था पहले, जब पढ़ा था डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था, सिमिलर बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनेगा, बस क्या कर देना है यहाँ, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, मतलब बिल्कुल सेम बनेगा, फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, कोई अंतर नहीं आने वाला। बस वहाँ बॉइलिंग पॉइंट में मतलब डिफरेंस था, यहाँ जो आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा, ओके। तो देखिए तो मैं मोलैलिटी निकाल ली, मोलैलिटी का मैं फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले मोलैलिटी निकालने के लिए ये इसने क्या किया, W2 अपॉन M2, ये इसने निकाल लिया मोल्स। मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो उसने W2 अपॉन M2 रख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही ये किया इसने W1 अपॉन 1000, उसने जो W1 लिया था मतलब सॉल्यूट का, देखिए आगे इसने लिया है जो W1 लिया है वो ग्राम में लिया है सॉल्वेंट का, देखिए ये इसने लिया है प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये इसने W1 ग्राम में लिए थे तो उसको हमने किलोग्राम में बदल दिया, डिवाइड लगा के 1000 का। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, ये वाला एक मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया।
अब मेरे पास, मेरे को पता था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, मोललिटी था, तो मोललिटी की मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। देखिए ये इसने के एफ हमारा सेम और मोललिटी की वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू ही तो मोललिटी की है, तो ये वैल्यू इसने रख दी। तो डेल्टा टी एफ इसको सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ इसने M2 के लिए रख दिया, क्योंकि हमें सिंपल जो हमारा मोटिव है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने का, वो सिंपल यही मोटिव है कि मोलर मास निकालना सॉल्यूट का, जो हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया था हमारी सॉल्वेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला फॉर्मूला था, इस पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ दो फॉर्मूले हो रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। Thus, the determining the molar mass of the solute, we should know the quantities W1, W2 and TF along with the molar freezing point depression constant। मतलब ये कह रहा है ये सभी क्वांटिटी हमें पता होंगी और उसके थ्रू हम M2 को निकाल लेंगे। The value of KF and KV which depends upon the nature of the solvent। ये तो जो KF और KB है वो सॉल्वेंट की ही नेचर पे डिपेंड करेंगी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है और सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ से ये दो फॉर्मूले निकलते हैं, KF इज इक्वल टू RMTF स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन। ऐसे ही नीचे ये देखिए जिसमें फ्यूजन आएगा वो तो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और जिसमें वेपराइजेशन एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो किसके लिए आएगी, वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद करने और कुछ नहीं करना, सिंपल से फॉर्मूले हैं, RFT स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन इनटू 1000। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे हो रहा है ये सिंबल दे रखे हैं और कुछ नहीं बताया कि डेल्टा H फ्यूजन क्या है, ये सब क्या है, ये सब बता रखा है। R एंड M1 स्टैंड फॉर द गैस कांस्टेंट एंड द मोलर मास। देखिए R तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, R हमारा गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए दो वैल्यू होती हैं। R की जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल, यही होता है। कहाँ गया ऊपर, तो ये तो R की एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये दो वैल्यूज होती हैं। और अगर लीटर बार में भी दे रखी हो, देखिए लीटर बार के लिए वैल्यू क्या होगी, 0.08314 लीटर बार पर केल्विन मोल। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो वैल्यूज हैं तीनों R की ही है, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। ये हमारी लिस्ट दे रखी है, हमें लिस्ट से कोई ऐसा मतलब नहीं है, लिस्ट तो हमें मतलब जो भी क्वेश्चन में होगा वो दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा होगा, देखिए यहाँ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें एक जगह KF की वैल्यू नहीं दे रखी, वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उसमें KF की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल 2.9। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम वाटर। मतलब मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और किसमें मैंने मिक्स किया है, 600 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या हो गया, ये मेरा हो गया सॉल्वेंट, वाटर तो हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया मेरा सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या है मेरा, सॉल्वेंट हो गया है। ओके, तो ये आगे कह रहा है हमारा, ये आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा TF हमें पूछ रहा है क्या है, एंड सेकंड वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये भी हमें पूछ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हम निकाल लेंगे। तो दोनों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे वेट पता है W2, मैं यहाँ बोल दूं W सॉल्यूट का वेट पता है, क्या दे रखा है मुझे, 45 ग्राम, तो मैं मोल्स निकाल लूंगा। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका M निकाल सकता हूँ, M सॉल्यूट का,
एम सॉल्यूट क्या आएगा मेरा, या M2 बोल दूं क्योंकि मैंने फॉर्मूला में M2 यूज किया है, तो एम सॉल्यूट बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू टू प्लस 6 इंटू वन प्लस 16 इंटू टू, ये इसका मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास कितना आ जाएगा, 30 और ये आ जाएगा 62। ठीक है, तो मैं यहाँ से एन सॉल्यूट निकाल लूंगा। एन सॉल्यूट कितने आएगा, 45 अपॉन क्या होता है, W अपॉन मोलर मास ही तो होता है, जो मोल्स जो निकालते हैं हम, तो ये W2 अपॉन M आ जाएगा। अगर W2 अपॉन M आ रहा है, M कितना आया मेरा, M आया है मेरा 62। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए ये वही वैल्यू आई है मेरी, ये कितनी वैल्यू आ गई, 0.73 मोल आ गए मेरे। देखिए इसने 45 ऊपर नीचे ये मोल्स निकाल लिए, थैली निकला है कॉल के एन सॉल्यूट के मोल्स निकाल लिए इसने। अब देखिए मोललिटी जो होती है, मोललिटी क्या होती है, मोललिटी होती है मोल्स अपॉन क्या आएगा मेरा, जो सॉल्वेंट का वेट जो होगा वो आएगा। अब सॉल्वेंट का वेट मुझे पता है कितना है, सॉल्वेंट का वेट 600 ग्राम, लेकिन किलोग्राम में वेट होता है वहाँ, मैं 1000 का डिवाइड लगा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो मोललिटी क्या हो जाएगी, मोललिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वेट, वेट किसमें, किलोग्राम में। तो देखिए मोल्स मुझे पता पड़ गई 0.73, वेट कितना हो गया 600 ग्राम है, कितना है 600 ग्राम। अगर मैं इस 600 ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दूं या 1000 का डिवाइड लगा दूं, बात एक ही है। अगर बात एक ही है तो ये मेरी मोललिटी आ गई। देखिए यही इसने मोललिटी कहाँ निकाली है, देखिए मोललिटी निकाली है इसने 0.73 मोल ऊपर ले लिए, वही मैंने निकाली है। ठीक है, मोललिटी, और नीचे लिया है 0.6। अगर मैं इन दोनों को पूरा सॉल्व करूंगा तो ये 0.6 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, क्या कर लूंगा सॉल्व, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अब मुझे तो फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ पूछ रहा है इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ की वैल्यू तुम्हें पता है, के एफ की वैल्यू नहीं पता। और के एफ जो होता है, के एफ किस पर डिपेंड करता है, किसकी नेचर पर डिपेंड करता है, के एफ और के वी। के एफ और के वी हमारी सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करते हैं। किसकी नेचर पर, सॉल्वेंट की नेचर पर। तो अब हमें यहाँ के एफ तो दे नहीं रखा है, अब हम करेंगे क्या, देखिए अब के एफ नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है, हमें कुछ नहीं करना। अपनी जो अभी हमें लिस्ट दे रखी थी उस लिस्ट को खोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ नहीं दे रखा इसलिए हम लिस्ट का सहारा ले लेंगे, लेकिन अगर पेपर में दे रखा होगा तो पेपर में आप लोगों को वो यहाँ पर के एफ की वैल्यू जरूर दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको के एफ की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो आपको ध्यान होगा वहां 600 ग्राम वाटर यूज किया था। वाटर क्या था मेरा, सॉल्वेंट था। अगर वाटर सॉल्वेंट यूज किया, वाटर सॉल्वेंट ये रहा, वाटर सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग देखिए ये तो के बी है, मुझे चाहिए के एफ। के बी और के एफ में डिफरेंस है, के बी और के एफ में डिफरेंस है, तो के एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1.86। समझ में आ गया, 1.86 यहाँ वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि हमें पता है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा में हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के एफ की वैल्यू हमें पता पड़ गई 1.86 है। तो देखिए करेंगे क्या, एक हम करेंगे 1.86 के एफ की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू 1.2 हमने रख दी। तो देखिए इसने भी क्या किया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स और 1.2 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है 2.2 केल्विन। तो ये तो मेरा आ गया डेल्टा टी एफ, मतलब अभी मेरा ए हुआ है, कौन सा पार्ट हुआ है, ए पार्ट। तो मुझे पता है। अब देखिए बी पार्ट कैसे होगा, बी पार्ट भी होगा। देखिए बी पार्ट उसने बोला था कि हमारा टेम्परेचर बता दो कि हमारा कितना टेम्परेचर एलिवेट हुआ। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था द फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन था हमारा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखिए अब मुझे क्या है डेल्टा टी एफ पता है इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो ये तो सॉल्वेंट का था, किसका था, सॉल्वेंट का, ये मेरा सॉल्यूट का था, सॉरी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है,
मुझे निकालना है टी एफ की वैल्यू। तो डेल्टा टी एफ मुझे पता है कितना है 2.2। और देखिए टी नॉट एफ सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट मेरा वाटर है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन माइनस टी एफ। अब मैं टी एफ की वैल्यू जब निकालूंगा तो 273 2.2 जब इधर आएगा और टी एफ को इधर ले जाऊंगा, टी एफ पॉजिटिव हो जाएगा, 2.2 नेगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 270.95 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और देखिए यही मैथ से यहाँ कर रहा है, बिल्कुल सेम था, हमने कुछ किया ही नहीं, हमारी सभी वैल्यू सेम आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल दे रखा है 2.10। तो आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन। मतलब जो हमारा 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हमें मिला दिया जाता है, तो हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है किसका, सॉल्वेंट का। ये तो हो गया मास दे रखा है W सॉल्यूट। ठीक है, इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये क्या दे रखा है, W ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये W ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0. देखिए इसने क्या दे रखा है, डायरेक्ट डेल्टा टीएफ मुझे दे रखा है 0.40 केल्विन। ये डेल्टा टीएफ दे रखा है क्योंकि लोअर हो जाता है इतने से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मतलब मुझे यहाँ के एफ की वैल्यू भी दे रखी है, क्या दे रखी है, के एफ की वैल्यू भी दे रखी है 5.12। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो अलग हो गया, तो इसको तो अलग कर दूं। ठीक है, नीचे यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन चलेगा, के एफ की वैल्यू दे रखी है मुझे 5.12 और इसकी यूनिट आप देख लेना केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। फाइंड द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। मतलब देखिए हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जब डिजॉल्व किया था, हमें नहीं बताया था क्या है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, यहाँ नहीं बताया गया है। अब नहीं बताया गया है हमें कि यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो उसका मोलर मास पूछ रहा है कि मोलर मास निकाल दे भाई। अगर मोलर मास निकलवाएगा, चलिए मोलर मास निकालते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, दोनों प्रॉपर्टी जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पर बिल्कुल सेम फॉर्मूला है लगभग, बस के एफ और के बी को बदला है और कुछ नहीं। देखिए M2 को, देखिए अब मैं उसको बताऊं, n निकालूंगा तो n क्या होगा मेरा, n होगा W/M2, W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट। तो मुझे W तो पता है 1 ग्राम अपॉन M सॉल्यूट मुझे निकालना है। सही है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर W सॉल्यूट मुझे निकालना है तो। देखिए मोलैलिटी M निकालूंगा तो मोलैलिटी में क्या रखूंगा, मोल्स मेरा कितना आया 1/M सॉल्यूट अपॉन डिवाइड बाई वेट आता है, वेट किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट है 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। अब आ गया, ये पहले ग्राम में दे रखा था, वो 50 ग्राम दे रखा है मुझे। ठीक है, तो ये मुझे मोलैलिटी पता पड़ गई, मोलैलिटी पता पड़ गई। अब मैं क्या करूंगा, सीधे उसकी वैल्यू रखूंगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो देखिए मैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, ये मुझे पता है, डेल्टा टी एम मुझे पता है 0.4 केल्विन दे रखा है, इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू भी मुझे 5.12 दे रखी है, इनटू मोलैलिटी कितनी है 1/M सॉल्यूट, तो ये आ गया, इनटू 50 इंटू 10⁻³ देखिए ये दे रखा है। जब मैं इसको M सॉल्यूट यहां लिख लूं, M सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा 5.12 ऊपर इंटू 1000 आ जाएगा ऊपर मेरा, अपॉन नीचे आएगा 50 इंटू 0.4। देखिए सेम है, ऊपर मेरा 5.12 आया, ऊपर मेरा 1 ग्राम, ये 1 तो चला गया क्योंकि 1 तो 1 है, और 1000 ये 1000 आ गया, नीचे है मेरा 0.4 और 50 ग्राम, बिल्कुल सही है, दोनों मल्टीप्लाई में है। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा इसका 256 आ जाएगा मेरा आंसर, क्या आ जाएगा 256
ग्राम मोल इनवर्स। ये क्या है मेरा? मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो कि हमने यहाँ पर मिलाया था। यहाँ नॉन वोलाटाइल, यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, बात एक ही है, ठीक है। तो मोलर मास मैंने निकाल लिया कि क्या मोलर मास है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है धमाकेदार हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी हमारे काम बहुत आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं और सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हमें यूज में लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हर जगह आता रहता है, जेई में आता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, नीट में, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ये मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है, उसी से हमारे सभी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।